Hello student, welcome back to our channel. This is Jyoti Patel from Tapan Group of School. Today we are going to our new point in this chapter. Which one is that? We are going to our next slide, which is give the learning objectives which you are understanding in this video. So first of all, our first point is that farming methods. In this video, we are understand about the farming methods, which include three types of farming method, which is given in this slide. You know, the first is mixed farming, second is organic farming, third is sustainable farming. We are understanding in one by one slide. We are going to our next slide, which give the part 1, which is trying to inform that our farming method is part 1. In agriculture, our chapter name is start our first method. What is it? It's a organic farming. ऑर्गेनिक दैट मीन्स जैविक एंड फार्मिंग मतलब खेती. जैविक खेती के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर. व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड livestock without the use of synthetic chemical and inorganic fertilizer. ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि जो क्रॉप्स होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो विदाउट एनी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की मदद के बिना आप उनका क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन करते हो. लाइव स्टॉक मतलब जो पशु होते हैं उनकी बात की है कि क्रॉप्स एंड पशु को आप इस तरह से उनका फार्मिंग करो कि जिसके अंदर आप कोई भी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करो, पूरा ऑर्गेनिक हो, नेचुरली उनका जो प्रोडक्शन हो उसको आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हो. Organic agriculture aims at the human welfare without any harm to the environment, which is foundation of human life itself. हमारे जो मानव है उनका जो नींव है, दैट मीन्स फाउंडेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, विदाउट एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट. पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना मानव कल्याण एक सबसे बड़ा ह्यूमन का नींव है, जिसके अंदर वो एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान किए बिना मानव कल्याण कर सकता हो. वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का एम है. वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. एम ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, विच इज द एम्स to maintain the long-term fertility of the soil. It means सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या करना है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्या करना है, मेंटेन करना है. टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट दैट मीन्स जो भी आप इसके अंदर प्रोडक्शन करते हो उसके अंदर जो भी आपको कॉस्ट, दैट मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन को आपको इंक्रीज करना हो तो उसके लिए आप जितने भी अमाउंट्स, दैट मीन्स अमाउंट से जो भी आपको खर्च होता है उसका क्या हो जाए, रिड्यूस हो. टू इफेक्टिवली यूटिलाइज द नेचर रिसोर्सेज. इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है नेचर रिसोर्सेज का. टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज बाय द एग्रीकल्चरल टेक्निक्स. ये अवॉइड करता है वैसे पॉल्यूशन से कि जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान हो. एग्रीकल्चर टेक्निक ऐसे यूज़ ही नहीं करना है जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है, हमारी जो फार्मिंग की टेक्निक्स है, उसकी वजह से जो लैंड है, जो सॉइल है, उसको कोई नुकसान ना हो या तो वो पॉल्यूटेड ना हो.
टू प्रोवाइड अ क्वालिटी फूड स्टफ। और आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें से जो भी चीज़ ग्रो होती है वो कैसी होती है, नेचुरली होती है। वो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरली खुद ही अपने आप ग्रो हुआ होता है, तो वो अपनी क्वालिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया होता है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है खाने के लिए। ऑर्गेनिक जो फूड्स होती हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव और हेल्दी फूड गिना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ नहीं किया होता है इनके प्रोडक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ मैं आपको और बता रही हूँ। वी आर गिव सम 6 पॉइंट्स। इन दिस 6 पॉइंट्स it is the basic information regarding the organic farming, and आई होप कि ये 6 पॉइंट्स को मैं जैसे ही एक्सप्लेन करूँगी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हो जाओगे। As the name suggests, in these types of farming, no chemical compounds are used, only natural organic compounds are used. इसके नाम से ही दैट मीन्स ऑर्गेनिक, दैट मीन्स जैविक, जिसके अंदर कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता। ये कैसा होता है, नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ होता है इसके अंदर। एंड it relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control. ये कुछ ऐसे चीज़ों का यूज़ करता है लाइक क्रॉप रोटेशन। दैट मीन्स अगर आपने कुछ फार्मर ने 3 मंथ के अंदर या जो अपना क्रॉप जो ग्रो किया होता है, नेक्स्ट जो क्रॉप्स का ग्रो करेगा वो कोई और क्रॉप का ग्रो करेगा, तो इसकी वजह से वो क्रॉप रोटेशन की वजह से भी अपनी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन कर सकता है। ग्रीन मैन्योर, दैट मीन्स जो ग्रीन वाला जो खाद होता है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल पेस्ट होता है, उनकी वजह से जो नेचुरल जो भी यहाँ पे केमिकल्स जो होती है, मैन्योर जो बना होता है, उनकी वजह से उनके थ्रू वो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से जो वहाँ जो जिससे जो क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही नेचुरल होता है, और जिसका डायरेक्टली अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ फर्टिलाइज़र एज ए पेस्टिसाइड्स। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ आप फर्टिलाइज़र की तरह और पेस्टिसाइड की तरह आप कर सकते हो। It is like a natural system in which crops are allowed to grow naturally by the providing them with the naturally prepared manure and capital. यहाँ पे जो सारी सिस्टम्स हैं वो नेचुरली है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली उसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। दैट मीन्स जो भी क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग द नेचुरल, एंड इसकी वजह से जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो नेचुरल होने की वजह से ये आपके लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला और अनहाइजेनिक नहीं होता। In this system, no genetic modification is used for the enhancement of the crop yield. अब क्रॉप हेल्थ, दैट मीन्स ज़्यादा क्रॉप्स के पाने के लिए इसके अंदर कोई भी ऐसी जेनेटिक, दैट मीन्स उसके जो मॉडिफिकेशंस नहीं की जाती कि क्रॉप्स बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। और इससे फार्मर्स क्या नहीं करते, इससे फार्मर्स अपना जो प्रोडक्शन होता है वो जल्दी जल्दी सेल नहीं कर पाते। इसके अंदर ऑर्गेनिक होने की वजह से, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो होने की वजह से इसमें आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ करके ये तुरंत ही इसको 2 या 3 दिन के अंदर आपके क्रॉप्स को आप जल्दी से बड़ा नहीं कर पाते। इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द पेस्टिसाइड अराउंड द ग्लोब, but the markets for the sale are strongest in North America and Europe. अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग्स बहुत ही बड़ा ग्लोब है, दैट मीन्स विश्व के अंदर इसकी फार्मिंग चल रही है।
और इसकी जो बिगेस्ट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर आई हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ही वैल्यू है, इट इज़ दैट कि ये नेचुरली ग्रो होता है। सेकंड, इसमें कोई भी केमिकल या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, ये खुद ही एक फर्टिलाइज़र है जो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है। सेकंड, इसके अंदर आप कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नेचर के थ्रू इसको ग्रो किया जाता है। तो आप इसके अंदर कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। अपने क्रॉप्स को ज़्यादा लेने के लिए कोई भी फार्मर इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। एंड ये सबसे हेल्दी फार्मिंग होता है क्योंकि इसमें से मिलने वाले जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं उससे ह्यूमंस के जो खाने के लिए जो भी क्रॉप्स होती हैं वो हेल्दी फूड की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो एन ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन फार्म, कि किस तरह से इनको यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल्टीवेट किया है। Next, we are going to our next farming, that is the mixed farming. Mixed, that means एक से ज़्यादा चीज़ों का farming होना, that means mixed farming. When on a farm along with crop production, some other agricultural based practice like a poultry, dairy farm or beekeeping etc. is adopted, then this system of farming is known as a mixed farming. मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये हुआ कि आप क्रॉप प्रोडक्शन के साथ ही साथ कुछ अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, लाइक अ पाउल्ट्री, दैट मीन्स जो मुर्गी पालन होता है। डेयरी फार्मिंग, दैट मीन्स आपको पता है जो दूध का कारोबार होता है। फिर बी कीपिंग, दैट मीन्स जो मधुमक्खी होती है उन मधुमक्खी का पालन होता है। इन सभी चीज़ों का आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो कल्चर के एग्रीकल्चर के साथ जोड़ रहे हो, ये मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर गिना जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज़ एन एग्रीकल्चरल सिस्टम दैट मिक्स्ड फार्मिंग विद द राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मिक्स फार्मिंग एक एग्रीकल्चर का एक सिस्टम हो चुका है कि जहाँ पे आप मिक्स्ड फार्मिंग के साथ साथ आप जो पशु होते हैं, दैट मीन्स जो आप जिन पशुओं का क्या कर रहे हो, पालन कर रहे हो, उनको ग्रो कर रहे हो, उनका भी आप क्या कर सकते हो, राइजिंग, दैट मीन्स इनका भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। Indian farmers would have a pitch for the cultivation of vegetable, fruits or a vegetable orchard and poultry farm and cattle of cow and goat on their farmland. ये आपने सुना ही होगा और बहुत सारी जगह पे हमारी इंडिया के अंदर मिक्स्ड फार्मिंग चल रही है, जिसके अंदर जो फार्मर होता है वो खेती के साथ साथ पशु की भी क्या करता है, एज अ पालन करता है, पशुपालन भी चलाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन के साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑर्चार्ड भी वो रखते हैं, दैट मीन्स बागान होते हैं, उनके बगीचे होते हैं। और मुर्गी पालन, दैट मीन्स पोल्ट्री फार्म भी वहाँ पे होता है। गाय का और जो बकरी होता है उन पशुओं का भी ये फार्म जो होता है उसका भी ये एक पालन करते हैं, उनका भी क्या करते हैं, उनसे भी अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ ये मिक्स फार्मिंग से वो अपनी जो फैमिली की रोज़ी रोटी होती है वो चलाते हैं। एडवांस्ड कंट्री लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्रैक्टिस these types of farming on the commercial scale on the large farm. हमारी इस इंडियन फार्मिंग जो है मिक्स्ड फार्मिंग, इसको देखकर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर प्रैक्टिस लाइक टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि जो इसको कमर्शियल स्केल के ऊपर लार्ज फार्म के अंदर इसको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इसको प्रोत्साहन दे रही है। ये टेक्निक जो है फार्मिंग की वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फार्मर एक से ज़्यादा
क्या कर सकता हो, एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करके अपनी मिक्स फार्मिंग को वो इंक्रीज़ कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैटल्स हैं कि जो यहाँ पे रियरिंग दैट मीन्स अपना चल रहे हैं, और फार्मिंग मिस फार्मिंग के अंदर कैटल्स रियरिंग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये एक एग्जांपल है मिक्स फार्मिंग का, जिसके अंदर खेत के साथ ही साथ पशुपालन का भी उद्योग होता है। अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, विच वन इज़ दैट, इट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग दैट मीन्स जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाली खेती। And we know very well the subsistence agricultural is self-sufficiently farming in which the farmer focus on growing enough food to fill themselves and their families. अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का सबसे बड़ी जो टेक्निक है वो खुद ही एक फार्मर है, क्योंकि फार्मर अपनी फैमिली के साथ खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा और खुद के लिए फूड की तरह यूज़ कर पाए उतना ही वो क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास बहुत ही लिमिटेड लैंड होता है, और उतने लिमिटेड लैंड के अंदर वो मैक्सिमम जो क्रॉप्स होते हैं वो जो ग्रो करते हैं वो उतना ही होता है जितना वो अपने लाइफ स्टाइल के अंदर वो उतना जितना वो खा सकते हो, अपने लिए यूज़ कर सकते हो। They cannot sell in market. The land is limited and the cultivation systems are primitive and there is a very little surplus to sell. For example, if the total yield is 20 kilogram, then only 2 to 3 kilogram will be left for a selling. मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो फार्मर होता है वो उसके पास बहुत ही लिमिटेड लैंड होती है जिसके अंदर वो कल्टीवेशन करता है, और उसमें से उसको बहुत ही कम अमाउंट या फिर कम अमाउंट्स के अंदर जो सरप्लस सेलिंग होता है वो होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए अगर वो 20 किलोग्राम जितना प्रोडक्शन उसको मिल रहा है उसके फार्म से, तो उसमें से 20 किलोग्राम तो उसके खुद की फैमिली के लिए हुआ, और उसमें से थोड़ा बहुत बचता है लाइक 2 and 3 किलोग्राम की जो वो सेलिंग कर पाता हो। Subsistence farming continue today is a large part of rural Africa and the parts of Asian and Latin America, and you know that subsistence farming आज के टाइम पे टुडे ये बहुत ही लार्ज पार्ट जो रूरल अफ्रीका है और जो पार्ट ऑफ एशिया है एंड लैटिन अमेरिका है वहाँ पे ये चल रहा है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे इनका क्या हो रहा है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का प्रोसेसिंग जो मेथड है, ये टेक्निक्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हैड लार्जली डिसअपीयर टू यूरोप बाय द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड द नॉर्थ अमेरिका। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो था वो लार्ज अमाउंट पे डिसअपियर मतलब गायब हो चुका था, लुप्त हो चुका था। किसकी वजह से? द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन की जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की वजह से ये लार्ज अमाउंट पे गायब हो चुका था। सम ऑफ दिस पीपल मूव फ्रॉम साइड टू साइड एंड दे annexed द सॉइल एट ईच लोकेशन। अब अगर कुछ लोगों की बात करें कि ऐसे लोग भी हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं साइड टू साइड, और इनकी वजह से जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो क्या हो जा रही है, लोकेशन जो अलग अलग लोकेशन पे ये क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, उनकी वजह से जो मिट्टी होती है वो गायब हो जा रही है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन आप कर रहे हो, अलग जगह पे कर रहे हो, इनके पास ना कोई टेक्निक है, ना ही कोई इक्विपमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक जो नाउ मॉडर्न टूल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर रहे, कोई भी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोग साइड टू साइड
अलग अलग जगह पे अपनी खेती जो करते हैं उसकी वजह से जो मिट्टी होती है वो गायब हो जा रही है. As the urban center grew, agricultural production became more specialized and commercial farming developed, with the farmers producing the sizable surplus of certain crops, which they are traded for a manufactured good or sold for a cash. आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे जो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है कि जो सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप्स होते हैं. सेकंड है कैश क्रॉप. और जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो एक फूड क्रॉप की तरह ही आप गिन लीजिए कि जिसके अंदर जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसका जो यूज़ है वो फार्मर अपने कंज्यूमिंग के, दैट मीन्स अपने लिए वो ग्रो कर रहा है, ना कि सेलिंग के लिए. बट नाउ करेंटली जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि जहाँ पे जो फार्मर है वो कमर्शियल पर्पस के लिए अपना प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, सरप्लस अमाउंट ऑफ सर्टेन क्रॉप्स इंक्रीज कर रहे हैं. और जिसकी वजह से वो कैश क्रॉप जो होते हैं कि जिसको बेचकर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ले सकते हो, वैसे क्रॉप्स को वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर गुड्स की तरह उनको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेडर्स को दे रहे हैं और उससे ज़्यादा कैश और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं. इन शॉर्ट नाउ करेंटली जो सस्टेंस जो फार्मिंग है वो क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है. अब इसकी जगह पे जो फार्मर है वो कमर्शियली अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाकर उसकी सेलिंग कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जगह दी है जो अफ्रीका की है, सब सरम अफ्रीका का. ये सिचुएशन आपको बता रहा है कि किस तरह से सब्सिस्टेंस लेवल जो कल्टीवेशन का है वो गायब हो रहा है. नाउ ये चीज़ अब फार्मर्स के अंदर नहीं दिख रही. दे आर यूज द कमर्शियल पर्पस. वो कमर्शियल पर्पस के थ्रू अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं. एंड इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है हमारा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट 3 जो हमारा न्यू टॉपिक के साथ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.